नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे एक प्रोग्राम के विषय में जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर ही हैं, तो आप एक बात ऐसे समझिए कि बहुत सारा समय तो इस बात में बर्बाद हो जाता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, अपने चैप्टर को कैसे स्टार्ट करें, उसे फिनिश कैसे करें, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, रिवीजन कब करें, कितना टाइम पे करें, हम रिवीजन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है जिसका सोल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं। हमारे 1 साल बर्बाद हो जाते हैं, 2 साल बर्बाद हो जाते हैं, 30 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो हम सबको कहीं ना कहीं एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए होता है कि कोई ना कोई ऐसा हो जो मेरी स्टडीज़ मॉनिटर कर ले। मैं मेहनत करके सफल तो 1 साल में ही हो जाऊंगा, बस पूरा कोई साल भर ये बताता चले जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। इन्हीं चीज़ को मॉनिटर करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, डीएमएम प्रोग्राम, और ये 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं डीएमएम प्रोग्राम में एडमिशन लेना, इसकी प्राइस बहुत कम है यार, मतलब 99 रुपीज़ पहले मंथ की प्राइस रख रखी है, उसके बाद 499 पर मंथ के हिसाब से। पसंद आए तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आए तो डिसकंटिन्यू कर लीजिएगा। 99 रुपीज़ इतना ज़्यादा नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सपोर्ट नंबर, आप उस पर कॉल करके भी इस प्रोग्राम के विषय में जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर पे। अगर कोई बच्चा नया है तो सीक्वेंस से देखिएगा, कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए मैंने, प्लेलिस्ट में जाके उसे देखिएगा। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर है तो पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। मेंस का पेपर कल होने वाला है, सीजीएल मेंस का 2023 का। तो बहुत सारे बच्चे इस वक्त मेंस के प्रिपरेशन में बिजी होंगे, लेकिन मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ ये एसएससी 2024 के बच्चे हैं जो इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं या आने वाले सालों में से पढ़ने वाले हैं। आप 2024 के लिए पढ़ो, 25 के लिए पढ़ो, 26, 27, 28, 29, 30 के लिए पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंसेप्चुअल सेक्शन है, वो फिक्स है, वो किसी ईयर वाइज नहीं है। तो चलो हम लोग सीखते हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए तो एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और सक्सेसिव चेंज मेथड अपने को सीखना है। सक्सेसिव चेंज मेथड सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, आपको एक बात ये पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, वो ये याद रखते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग याद रखते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं, एक तो ये चीज़ याद रखना होता है, इसके कई वेरिएशंस होते हैं जो आपको याद करना होता है। एक और चीज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझोगे नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा ताकि मैं अच्छे से आपको सिखा पाऊँ। चलो पेशेंस के साथ हम एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन देखिएगा, लंबी वाली लाइन खींचिए। स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, 90 डिग्री पे है कि नहीं है, वो चेक करके बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर नहीं, आप 90 डिग्री पे खींच पाए हो या नहीं खींच पाए हो। मुद्दे की चर्चा करेंगे। सक्सेसिव मेथड हम लोगों ने सीखा था, उसे भी अप्लाई करेंगे, या इसको कह दो रेशियो मेथड होता है। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि कोई अगर अमाउंट है या कोई प्रिंसिपल है जिसको आपने दिया हुआ है 10% के इंटरेस्ट रेट में। कितना? 10% के इंटरेस्ट रेट में, और ये है कंपाउंड हो रहा है। क्या कर रहा है? ये कंपाउंड हो रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो। तो 10% को हम ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, इसका मतलब है 1/10। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ 10 रुपये थी तो हमने, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बोलते हैं तो बोलते हैं 11 रुपये बेच दी, 11 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का हमें इनकम मिला। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में बात करें कि अगर हमारा 10 रुपये प्रिंसिपल था तो हमें 1 रुपये का इंटरेस्ट पहले साल मिलेगा, तो 10 से कोई चीज़ 11 हो जाएगा। ये फैक्टर है कि कोई अगर चीज़ होगी 10 के फैक्टर में होगी तो 11 के फैक्टर में हो जाएगी। ये 1 साल के लिए है। अगर सेम चीज अगर दूसरे साल के लिए की जाए तो दूसरे साल भी ये चीज 10 से 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। अगर ये 3 साल के लिए किया जाए तो तीसरे साल भी जो आपकी क्वांटिटी होगी वो 10 यूनिट के कंपैरिजन में 11 यूनिट हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल पूछें कि अगर 3 साल में हम इफेक्टिव देखें तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल को आप इससे इक्वेट करोगे, अगर अमाउंट दिया हुआ है तो आप इससे इक्वेट करोगे, और कहीं आपको अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है इनका डिफरेंस होता है। जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को किससे इक्वेट करोगे? इनके डिफरेंस से, 11 का क्यूब माइनस 10 के क्यूब से करोगे। ये रेशियो मेथड है, ये सक्सेसिव मेथड है जो आपको समझना है। इससे क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, बहुत सारा सॉल्व हो जाते हैं। कई जगहों पे आपको इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना होता है। इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करोगे बस देखते रहो। क्वेश्चन में जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको।
अगर मैं इसको बात करूं तो आप इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि a बाई पी, इसका अगर हम रूट में nth ले लें, ठीक है ना, अगर 2 साल का है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 साल है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 साल है तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100। या आप इसको यूँ कह सकते हो a बाई पी माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू आर। ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ता है, कई बार जो है आपको मल्टीप्लायर दिया रहता है, उस मल्टीप्लायर के दम पे मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है जिसमें ये आपको फॉर्मूले की नीड पड़ती है। चलो मैं इस फॉर्मूले को भी थोड़ा वैसे कर दूं जिसको आप याद कर लो, ये याद कर लो। इसको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहना पड़ता है। ये फॉर्मूला कम इस्तेमाल होता है, इस फॉर्मूले की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्मूले की जगह हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये फॉर्मूला कई जगह आपको लगाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कि कैसे लगाते हैं। आप इस बात को समझ पाए हो कि जब रेट अगर दिया हो 10% तो हम इसको रेशियो में करते हैं 1/10। अगर 1 साल की बात करें तो कोई अगर चीज हमारे 10 के फैक्टर में है तो कितने के फैक्टर में हो जाएगी, 11 के फैक्टर में। अगर ये कंपाउंडेड चल रहा है और 2 साल की बात करें तो दूसरे साल भी ये 10 फैक्टर से 11 फैक्टर हो जाएगी, तीसरे साल भी 10 फैक्टर से 11 फैक्टर हो जाएगी, और 3 साल का इफेक्टिव ले तो ये 10 क्यूब से 11 क्यूब के फैक्टर में हो जाएगी। अगर हमारा कहीं प्रिंसिपल दिया हुआ है तो 10 क्यूब के बराबर होगा, और अगर अमाउंट दिया हुआ तो 11 क्यूब के बराबर होगा, इंटरेस्ट दिया हुआ तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। इसी चीज को हम आज के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं इस मेथड से। ये सक्सेसिव मेथड बोला जाता है कि सक्सेसिव चेंज कैसे चल रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्लाई करके कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक दिया हुआ है 3,430 रुपए की राशि को 14 से 2/7% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि दर से निवेश किया गया था। 3 वर्षों के बाद राशि ज्ञात कीजिए। 3 साल के बाद राशि ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका यह है कि आप सीधे सीधे ऐसे काम कर सकते हो जो आपको फॉर्मूला पता होता है कि 3 साल के बाद अगर राशि निकालनी है तो अमाउंट लिखोगे, अमाउंट लिखने के बाद आपको जो दिया होगा प्रिंसिपल 3430 लिया हुआ है, फिर लगाओगे 1 प्लस आर। अगर आर की बात करें तो 14 सत्ते 98, तो 100/7 गुणे जो है 100 और पावर 3। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये फिर कैलकुलेट करके फिर अमाउंट की वैल्यू निकालते हो जनरल। अब इसको इस तरीके से करने के बजाय आपको आदत कैसे डालनी पड़ेगी, आपको आदत ऐसे डालनी पड़ेगी कि जो आपका रेट परसेंट है, जो रेट परसेंट है 14 सही 2/7% है। अगर इसको सही मायने में देखो तो 1/7 है। रेट क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7 है, यही ना। रेट अगर 1/7 है, इसका मतलब है कोई चीज अगर 7 थी तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, वो चीज कितनी हो गई, पहली साल में 8 हो गई। कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है तो इसको क्यूब कर लो। 2 साल की बात करता तो स्क्वायर करते, 3 साल की बात करता तो हम क्यूब करते, और अगर 4 साल की बात करते तो हम पावर 4 करते, और n ईयर की बात करते तो हम पावर n करते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था 3 साल में 10 क्यूब से 11 क्यूब हो रखा है। अगर n सालों के लिए लेते तो 10 के पावर n2 11 के पावर n जाता। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में 3 साल दिया हुआ है तो हमारा जो कोई भी अमाउंट होगा वो जो प्रिंसिपल होगा हमारा 7 क्यूब के फैक्टर से 8 क्यूब के फैक्टर में बदल जाएगा। 7 क्यूब के फैक्टर से 8 क्यूब के फैक्टर में बदल जाएगा। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ प्रिंसिपल, मतलब 7 क्यूब की वैल्यू दी हुई है और 8 क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो 7 क्यूब की वैल्यू अगर बात करें तो कितना है 3430, और अगर 7 का क्यूब अगर देखें तो 343 ही होता है। इसको अगर काटोगे तो 1 की जो वैल्यू होगी वो 10 आ जाएगी। अब क्यूब तो आपको याद होगा ना, 20-25 तक तो आपने क्यूब याद ही कर रखा होगा। फिर इस तरीके से 8 का क्यूब भी याद करना पड़ेगा। 8 का क्यूब आपका कितना होता है, 512 होता है। तो 8 का क्यूब जो होगा आपका, 8 क्यूब जो होगा इसकी वैल्यू निकालनी है तो 512 गुणे 10 होगा, और 512 गुणे 10 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। हम इससे भी कर सकते थे, अगर आप इससे करते तो आप क्या करते 3430, और जब इसको फाइनली काटते 100 से कट जाता तो ये हो जाता 8/7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब काटते तो यहाँ 10 आ जाता, और 8 का क्यूब क्या हो जाता 10 गुणे 512। अगर डेटा 7 का क्यूब 8 का क्यूब याद है तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है और आपके पास आ जाता 5120। समझ में आई बात।
लेकिन इस तरीके के करने के बजाय इस तरीके से आपको प्रैक्टिस में डालना है कि आपका जो 7 से 8 हो रहा है तो 7 क्यूब से 8 क्यूब हो रहा है। ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत कारगर होता है। ये तब आएगा आगे जब देखोगे कि अगर पूछ लिया जाएगा कि 2 सही 1/2 साल में कितना होगा, तब अगर मैं 3 की जगह यहाँ पे 2.5 वर्ष लगा दूं, अगर मैं यहाँ से 2 सही 1/2 वर्ष लगा दूं, तब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। या मैं इसको 3/4 कर दूं, मैं इसको 3/4 कर दूं, 2 से 3/4, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से शुरुआती दौर में ये प्रैक्टिस में आपको डालना है कि आप इस तरीके से करना सीखो। क्या? इस तरीके से करना सीखो। और ये 7 क्यूब से 8 क्यूब कैसे आया, इसकी बेसिक्स भी ऐसा है कि पहले साल 7 से 8 हुआ, दूसरी साल भी 7 से 8 हुआ, और तीसरी साल भी 7 से 8 हुआ, तीसरी साल भी 7 से 8 हुआ। अगर हर साल रेट परसेंट अगर चेंज कर दिया जाए तो ये जो फैक्टर है वो उस रेशियो में ही बदल जाएगा। क्या होगा? वो भी बदल जाएगा, जो आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको जो तरीका सीखना है वो ये वाला तरीका सीखना है, ये वाले तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को सही से समझ पाए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 10% की दर से 2 वर्षों के लिए संयोजित किया गया है और वह 8,470 रुपये होगी। अगर मैं 10% की बात करूं सही मायने में, तो 10% कंपाउंड है, 10% की वैल्यू 1/10 हो गई। इसका क्या मतलब है? कोई चीज 10 से 11 हो गई। कितनी हो गई? कोई चीज 10 से 11 हो गई। कितने साल की बात कर रहा है? 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, मतलब 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो गई। यही तो बात बोला जा रहा है ना। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 10% की दर से 2 वर्ष के लिए संयोजित किया जाता है, वह 8470 रुपये होगी। और ये कंपाउंडेड है, ये कंपाउंडेड इंग्लिश पढ़िएगा। फाइंड द मनी विच इज कंपाउंडेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% विल बी 8470, 8,470 रुपये होगी। और ये जो आपका मिल रहा है ना, फाइनल जो अमाउंट है 8,470 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8,470 रुपये, 8,470 रुपये होगी 11 स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर मैं बोलूं 11 स्क्वायर की वैल्यू 8470 है, इसका मतलब है कि 11 का हम क्या हो गया? 121। और 121 में अगर आप 7 से गुणा करो तो 844 हो जाएगी। किससे गुणा करोगे? 7 से गुणा करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी, यही ना। तो 1 की वैल्यू अगर 70 हो गई तो 10 स्क्वायर का मतलब इसमें 100 का गुणा करोगे तो जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा वो 7,000 रुपये रहा होगा। अच्छा, मैंने 11 को अलग से क्यों काटने के बजाय 180 मतलब 11 स्क्वायर का 121 वैल्यू के लिख दिया? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख गया था कि 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा और इसमें 7 का गुणा करेंगे 847 आ जाएगा। तो जब आपकी कैलकुलेशन एडवांस्ड होगी, मतलब ज़्यादा कैलकुलेट करते चलोगे, तो ये चीज़ दिखने लगता है। वरना फिर आप अगर 121 की जगह फिर पहले 11 से काटते फिर 11 से काटते तो कुछ सेकंड्स आपके बर्बाद हो जाते। तो अगर कोई चीज़ आपकी थोड़ी सही है तो ये चीज़ मतलब कैलकुलेशन में कुछ डेटा आप मेमोराइज कर गए हो तो ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपने मैथ्स को कितना प्रैक्टिस किया है, आपने नंबर्स के साथ कितना खेला है। जितना ज़्यादा आप नंबर्स के साथ खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर्स के साथ अगर खेलना आपका बंद हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल रहता है कि आप कैलकुलेशन ज़्यादा तेज कर पाओ। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, उतनी चीज़ें आसान हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा आपका जो कैलकुलेशन स्ट्रांग होने वाला चैप्टर है वो यही चैप्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारा स्क्वायर और स्क्वायर मतलब क्यूब रूट याद करना पड़ता है, स्क्वायर याद करना पड़ता है, क्यूब याद करना पड़ता है, पावर 4 याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है आपको। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 3 years ऑन ₹5120 एट रेट ऑफ 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, यही मतलब होता है ना, 1/8। इसका मतलब कोई चीज 8 से 9 हो रही है, 3 साल है क्योंकि कंपाउंड हो रहा है तो हम क्यूब कर देंगे, 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे, और अगर n साल है तो पावर n कर देंगे। तो कोई चीज क्यूब हो रही तो मतलब 8 के क्यूब से 9 का क्यूब हो रही है, यही बात ना। कि 3 साल के लिए दिया हुआ है कि 5120 रुपए पर 3 वर्षों के बाद 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से कितनी राशि होगी। अगर 8 का क्यूब याद होगा तो 8 की क्यूब होती क्या है? 512। इसका मतलब यह है कि 8 की क्यूब जो है 5120 के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर 9 की क्यूब की बात करें तो 9 क्यूब की वैल्यू 729 होती है और 10 का गुणा करोगे तो 7290 हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब डेटा अगर आपने याद कर रखा कि 8 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। पर अगर वो डेटा याद नहीं कर रखा है तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको मतलब क्यूब और स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद रखना चाहिए, कम से कम में 30 तक तो ये याद रखना चाहिए ताकि ये चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए। वह मूलधन क्या होगा जो 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 4 वर्षों में 24010 हो जाएगा। 16 सही 2/3% को हम क्या कह सकते हैं? आप मेरे को बताओ, 16 सही 2/3% को हम क्या कह सकते हैं? 1/6 कह सकते हैं,
इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जो हमका रेट दिया हुआ है, इसका रेट है 1/6, है ना, टेक्निकली 1/6। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज 6 से 7 हो रही है, कोई चीज 6 से 7 हो रही है, इसका मतलब तो यही हो गया 6 से 7 हो गई। अब 4 साल की बात हो रहा है, इसका मतलब है कि 6 की पावर 4 से 7 की पावर 4 हो रही है, यही तो हो रही है। और बोल क्या रहा है कि वह मूलधन क्या होगा, मतलब आपको 6 पावर 4 की वैल्यू बता रही, जबकि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 7 पावर 4 की वैल्यू 24010 है, 24010 है। 7 के पावर 4 की वैल्यू जो दिया हुआ है 24010 दिया हुआ है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 7 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको बोलूं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 49 गुणे 49 कर सकते हो ना। और अगर 50 गुणे 50 करूं मैं, अगर 50 गुणे 50 करूं मैं, तो कितना आता है 2500, ये 2401 दिया है, इसका मतलब 49 गुणे 49 की वैल्यू है। अगर आप 7 के पावर 4 से काटोगे तो 7 पावर 4 की वैल्यू यही है। ये आपको देख के नंबर्स आपको समझ में आना चाहिए कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 10। अब 6 के पावर 4 की बात हो रही है, 6 के पावर 4 की बात हो रही है, और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, तो 6 के पावर 4 की वैल्यू 1296 होगी, 6 की पावर 4 की वैल्यू 1296 होगी, और 10 का गुणा करोगे तो 12960 हो जाएगा। अभी आपको 6 के पावर 4 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 36 गुणे 36 होगा, 36 गुणे 36 होगा। अब इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 की क्यूब की वैल्यू याद हो तो भी कर सकते हो, और गुणे ऐसे कर सकते हो। तो 6 36, यही हुआ ना, 6 36, और 6 18, 3 21, 216 गुणे 6, 6 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, तो 1296 होगा। 10 का गुणा करोगे तो 1296 के साथ 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 6 के पावर 4 की वैल्यू 1296 होती है। मतलब ये मुझे इसलिए याद था क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त 6 के पावर 4 की वैल्यू याद रह गई थी कि 1296 है। तो किसी को कुछ डेटा याद रहता है, किसी को कुछ डेटा याद नहीं रहता है, तो जितना डेटा याद रहेगा उतना ही आपका जो है एग्जाम जो है वो इजी हो जाएगा, टाइम बहुत बचेगा, ताकि वो टाइम आप सेव करके दूसरी जगहों पे आप डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि आप ऐसे कहो कि मान लिया हमने प्रिंसिपल पी है और ये हमारा अमाउंट आ रहा है 24010, ठीक है ना। उसके बाद हम बोले 1 + 1/6 के पावर अगर हम बात करें तो 4 साल, और फिर अगर यहाँ से हम निकालें कि 24010 पी की वैल्यू, और यहाँ पे हो गया अपना 6 के पावर 4/7 के पावर 4, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे तो ये ज़्यादा सही और कन्वीनियंट तरीका नहीं है। जब क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो यही वाला मेथड सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, इसलिए इस पे प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बोलोगे सर उससे भी निकाल लेते, इतना समय का डिफरेंस नहीं पड़ता, इसमें नहीं होगा। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तब आपका अगर ये प्रैक्टिस में नहीं है ना तो दिमाग चकरा जाएगा। अभी आगे आएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तब मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे चलते हैं, फ्रैक्शन ईयर कंसेप्ट देखना जरा, यहां समझ में आएगा। एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष 146 दिनों के लिए 14.28% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दिमाग चकराएगा। अब यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल नहीं दिया है, अब 1 साल दिया हुआ है और 146 दिन दिया हुआ, कैसे निकालोगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको रेट परसेंट पता होना चाहिए। आर जो दिया हुआ है 14.28% दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आर 14.28% है। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता हो तो 1/7 होता है, अगर पता हो तो, ना पता हो तो दिक्कत है। ये ईयरली है। तो अगर मैं बात बोलूं कि पहली साल कोई चीज कैसी हो रही है, 7 से 8 हो रही है। अगर मैं दूसरी साल बोलूं तो दूसरी साल भी 7 से 8 होता अगर पूरे साल की बात करें, लेकिन समय क्या हो गया है, समय 146 दिन हो गया। समय कितना हो गया, 146 दिन हो गया है। 46 जो होता है वो 73 का मल्टीपल होता है और 73 गुणे 2 होता है। और अगर 365 पूरा जो साल होता है वो 73 गुणे 5 होता है, 73 गुणे 5 होता है। तो जब हमें समय कम करना होता है तो हम उसी रेशियो में रेट को बदल देते हैं। क्या करते हैं, रेट को बदल देते हैं। जैसे अगर हमारा 1/7 रेट परसेंट था तो अब रेट परसेंट क्या होगा, ये पूरे साल का था। अगर 5 यूनिट की वैल्यू बोले, जब हम 12 महीने के लिए ले रहे थे तो 1/7 था। और अगर मैं 2 यूनिट की बात करूं, 146 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट के लिए रेट परसेंट क्या हो जाएगा, 1/7 गुणे 2/5, ये हो जाएगा, यही होगा ना। इसका मतलब है 2/35 हो जाएगा रेट परसेंट। अगले 146 दिनों के लिए जो रेट परसेंट होगा वो 2/35 हो जाएगा। इसका ये मतलब निकल के आता है कि कोई चीज 35 थी तो इस टाइम पीरियड में वो 37 हो जाएगी। कोई चीज अगर 35 थी तो
तो वो इस टाइम पीरियड में कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। अगर मैं इसको गुणा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको गुणा कर दूं कि 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21 और 21 3 24, ये 245 इस पूरे टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24 2 29, 296 हो जाएगा। इतना अमाउंट मतलब इतना प्रिंसिपल था, इतना अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। तो ब्याज कितना मिला, इनके डिफरेंस में मिला। ब्याज कितना मिला, इनके डिफरेंस में मिला। इनका डिफरेंस जरा घटाना, कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 51 ही मिला, 2 में से 2 गया 0 हो गया। ये 51 की वैल्यू 408 दी हुई है, ब्याज ही तो हुआ ना, ये पूरे टाइम पीरियड में यही ब्याज आपने कमाया, और ये ब्याज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 408 रुपए दी हुई है। अगर 51 में इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 408 बन जाएगा, मतलब 8 कम 8, 8 पर 40। इसका मतलब है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। क्या पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल जो होगा वो निकाल सकते हो, 245 गुणे 8। ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौका 32 4 36, 8 दूनी 16 3 19, 1960 रुपए हो जाएगा प्रिंसिपल। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही अमाउंट पूछ देता तो अमाउंट क्या हो जाता, 296 गुणे 8, तो 8 छंग 48, 8 9 72, 72 4 76 और 8 दूनी 16, 16 7 23 हो जाता, 2368 रुपए आपका अमाउंट हो जाता। समझ में आई बात। तो ये ज्यादा आसान तरीका होता है जब क्वेश्चन को फ्रैक्शन ईयर में अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब आपको रेशियो मेथड अप्लाई करना पड़ता है, या यूं कह लो सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तब क्वेश्चन ज्यादा मजेदार होता है इस तरीके से सॉल्व करके। अगर इस टाइम पे अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर देते, मान लो किसी ने ये तरीका नहीं सीखा है और ये अगर अप्लाई कर देते कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 और के पावर n, तो नाको चने चबा जाते, नाको चने चबा देते इसी छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मतलब बहुत परेशानी होती है यार, दिमाग पजल हो जाता है। मैं तो अपने 2016 के समय पे ना भाई साहब ये वाले मेथड की जगह वही वाला मेथड इस्तेमाल करता था पुराना 15 में। 16 में मेथड सीखने के बाद पता चला यार क्या ही था यार। लेकिन स्टिल 15 में भी मेरे फेज़ 1 में 100% स्कोर थे और 16 में भी फेज़ 1 में 100% स्कोर थे। मेंस में नहीं स्कोर रहे हैं 100%, लेकिन फेज़ 1 में दोनों बार 100% स्कोर थे। 17 में तो मतलब ऐसा था कि पेपर बहुत ही आसान आया था यार, और 15 में तो मैं मतलब टियर तक 1 तक गया था, फेल हो गया था। 17 का पेपर देने के बाद मेंस नहीं दिया क्योंकि सीट खराब हो जाती 16 में सिलेक्शन के बाद यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the compound interest on rupees 86400 at the rate of 16.2/3% per annum in 2 years and 6 months? अब ये देखो फ्रैक्शन है और ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअली है। ध्यान से देखना कि जो रेट है वो आपका कंपाउंड एनुअली है, 6 मंथली है, कैसे क्वार्टरली है। तो सबसे पहले तो हम रेट की चर्चा कर रहे हैं, रेट से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेट जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है 16/2/3%। अगर 16/2/3% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। डेटा तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। इतना कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब मैं अगर ऐसे कहूं तो कोई चीज 6 से कितने में कन्वर्ट हो जाती, 7 में, पहली साल। फिर दूसरी साल भी 6 से 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। या आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं कि पहले 2 साल में 6 स्क्वायर से 7 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसी बात को डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2 साल के बाद। 2 साल के बाद हम 6 महीने ले रहे हैं, तो समय अगर हम आधा कर रहे हैं, तो रेट भी हमारा आधा हो जाना चाहिए। तो रेट जो अगले 6 मंथ के लिए होगा, 6 मंथ के लिए जो तीसरे साल में होगा, जो रेट होगा, रेट फॉर 6 मंथ, थर्ड वाले के 6 मंथ में जो होगा वो भी आधा हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस टाइम पीरियड में आखिरी के 6 महीने में कोई चीज 12 से कितनी हो जाएगी, एक इंटरेस्ट मिलेगा 12 से 13 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते 12 से 13 हो जाएगी, 12 से 13 हो जाएगी, या यहाँ पे लिख लो 12 से 13 हो जाएगी। अब क्या दिया हुआ है कि 6 महीने में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 86400 ये वैल्यू दी हुई है आपकी इसकी, 86400 ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसको रिवर्स लिख लेते हैं, 6 स्क्वायर इंटू 12, ये किसके बराबर है, 86400 के। यहां से आप निकाल सकते हो। वैसे भी आपको क्या निकालना, ब्याज निकालना, इनको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करोगे 36 आ जाएगा, 36 में 12 का गुणा करोगे कितना होगा, 12 × 72 और 12 × 36
और 36 7 43, 432 हो जाएगा। और कहाँ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 13 9 117 17, ठीक है ना, 11 हासिल आया, 13 चौका 52, 11 63। अब आपको ये देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस हो रहा है, 7 में से 2 गया 5, ठीक है ना, 3 में से 3 गया 0 और 2, तो 205 रुपए मतलब 205 यूनिट का उसको इंटरेस्ट मिला हुआ है इस पूरे दौरान 2.5 साल में। और दिया हुआ है 432 यूनिट की जो वैल्यू है 86400 है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे और 205 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, हमें ब्याज मिल जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं 12 से काटो, 12 7 84, 12 दूनी 26 हो गया। अब अगर हम 6 से काट दें तो 6 का ये हटा दोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और फिर 6 से काटोगे तो 200 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। और आपको निकालना कितना, 205 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 200 कर दो। जैसे मल्टीप्लाइड बाई 200 करोगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, और ऑप्शन में कोई ना कहीं दिया होगा। तो 205 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 1 और 2 दूनी 4, 410, 41,000 के आसपास आएगा वैल्यू, जो कि ऑप्शन ए में है। इसको गुणा करोगे तो 41,000 आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट आएगा 41,000 रुपये। समझ में आई बात? तो इतना ही ज़्यादा आसान है, बस आपको ये फ्रैक्शन को कैसे देखना होता है, रेशियो को कैसे देखना होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला धमाकेदार स्पेशल बढ़िया वाला क्वेश्चन। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, जो आपको समझना होगा, सोचना होगा, करना भी होगा एग्जाम में। एक धनराशि 2 सही 4/5 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित 12.5% की दर से 17820 रुपए है, तो धनराशि क्या हो ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के सिवा कुछ नहीं है। इसको अप्लाई करते हैं, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसको चपकाएंगे बढ़िया, ठीक है ना। पहले तो कलर कॉम्बिनेशन पेन का चूज करते हैं, किसमें बढ़िया दिखेगा, इसमें देखते हैं अपन, इस वाले कलर में देखते हैं। 12.5% का मतलब क्या हो गया, अगर मैं रेट लिखूं यहाँ, आप सबको बोलूं, इतना प्रैक्टिस हो गया होगा आपका, रेट अगर लिखूं तो ये हो गया 1/8। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 2 साल के लिए ये वैल्यू हो रही है 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर, यही ना। इसका मतलब हो गया कोई चीज 8 से 9 हो रही है, 2 साल में 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर आ रही है। अब बात हो रही है अगले 4 से 5 वर्षों के लिए, 4 से 5 वर्षों के लिए जो बचा हुआ है ना, अगर इसको ईयर ले लो तो 2 + 4.4/5 कर सकते हो। तो अगर रेट परसेंट में निकालूं 1/8 का, तो 1/8 का 4/5 निकाल लो, जो रेट परसेंट आएगा वो रेशियो में निकाल लो, 4 दूनी 8। इसका मतलब हो गया कि अगले 4/5 वर्षों के लिए जो रेट रहेगा, जो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 1/10 होगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई चीज 10 से क्या हो रही होगी, 11 हो रही होगी। कोई चीज 10 से 11 हो रही होगी, तो यहां पे हम उसको लिख देते हैं 10 से 11 हो रही है। यहां हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या निकालना है हमको कि दर से 17,820 रुपए, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमें यहाँ पे ब्याज नहीं निकालना है तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखा कीजिए कि जब ये चीज बनाइए, जब आपसे ब्याज पूछे या ब्याज दिया हुआ हो, तब तो इनको गुणा कीजिए, अदरवाइज गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं 17820 रुपए है, क्या है ये, धनराशि ज्ञात करनी, अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 11 × 9 स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो दी हुई है 17820। मेरे को देख देख के अंदाजा लग गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आनी चाहिए। मेरे को देख के अंदाजा लग रहा है, लेकिन नहीं मानते हैं हम अपने मन की बात। हम क्या काम करते हैं, काटते हैं। 11 कम 11, जैसे 11 काटोगे यहाँ 6/68 हो गया, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 1620 रुपए आ गया। अब 6 2 8 1 9, मतलब 9 से कट जाएगा। 9 से हमने काटना चालू किया, हमने इसको हटाया, 9 1 कम 9, और जैसे 9 1 कम 9 किया और 7 बचा, तो 9 8 72 ये आ गया, और 9 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यु कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 1 की वैल्यू मैंने अंदाजा लगाया था 10 होगा, लेकिन एक्चुअली ये 20 आ रही है, ठीक है ना। 20 आ गई तो आपको अमाउंट बताना है, और 8/64 × 10 और × 20, तो यहाँ से 64 दूनी 128, और अगर आप देखोगे तो 2 0 और है, तो 128 2 0 और है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की वैल्यू 12,800 रुपये होगी, जो 2 से 4/5 सालों में 12.5% की दर से 17,820 रुपये हो जाएगी। देख रहे हो कितने मजेदार क्वेश्चन है, एकदम चंगे चंगे बढ़िया वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन के टर्म में आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर आप ये रेशियो लगाना जानते हो ना, तो मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं खुद भी आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत तगड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इसको। फाइंडिंग द रेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसी चीज को अप्लाई करते हुए आगे तक चलेंगे। यदि कुछ राशि, इफ सम अमाउंट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ,
इन 3 ईयर्स, ये नीचे वाला इग्नोर कीजिएगा, हिंदी गलत लिखी, इन 3 ईयर्स एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी एक फॉर्मूला जो है मैंने आपको रटवाया था, क्या रटवाया था कि हम क्या काम करते हैं, एक बार मैं दोबारा डिराइव कर देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, यही होता है ना। इसको अब ऐसे मत देखो, इसको कैसे देखो, A/P देखो, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल अंडर में n -1, और इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्या, इंटू 100 इज इक्वल टू r। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे। जो अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल का 27 गुना है, अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल का 27 गुना है, कितने सालों में, 3 सालों में। इसका मतलब है n की वैल्यू 3 है, तो 27/1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 3 में से 1 घटाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 2 में 100 का गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो R कितना हो गया आपका 200%, R कितना हो गया 200%। ये वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वर्बली। अब चलो यहाँ पे आओ, जैसे अमाउंट दिया 27 टाइम, समय दिया 3 साल, तो क्यूब रूट ले लो, इसका क्यूब रूट ले लिया तुमने तो कितना आ गया 3, और उसमें से 1 घटाना है, 1 घटा के 100 गुणा करना है, क्या करना है 1 घटाना 100 का गुणा करना, याद रखो। जितने टाइम्स हो गया है, जितना साल हो गया है, उसी हिसाब से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ले लो, और उसमें से 1 घटा दो, जो वैल्यू आई 100 का मल्टीप्लाई करो, रेट % आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी तरीके से याद रखना है, मन के अंदर याद रखना है, लिखना विखना नहीं है, मन के अंदर याद रखना है। चलो, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। बात हो रही है 2 साल कितना गुना हो रहा है 2.25, तो 2.25 किसका स्क्वायर होता है 1.5 का, 1.5 का स्क्वायर होता है, वर्बल कैलकुलेशन है। 1.5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 में 100 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 50, तो R की वैल्यू कितना हो गई 50। ये वर्बल कैलकुलेशन से निकल जाता है। या आप इसको ऐसे रख लो कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 2.25 हो जाता है, 2.25 हो जाता है। उसके बाद हम क्या लेंगे, 2 साल है तो स्क्वायर लेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, -1 इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूला याद कर रखें तो 2.25 का जो होगा 1.5 -1 इंटू 100 इज इक्वल टू R, 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू R, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत हो तो वो इसको ऐसे लिख दें, A/P अंडर के पावर n -1 इंटू 100। कुछ समय आप इसको भी लिख के ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर ये डेटा याद हो गया है तो ऐसे ही याद होता है। 2.25 2 साल का दिया हुआ है, 1.5 1.5 -1 0.5 इंटू 100 50%। वर्बल कैलकुलेशन इस तरीके का क्वेश्चन का। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वर्बली कैलकुलेट करो अगर डेटा सिंपल है तो। अब ये वाला डेटा देखो जरा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में कुछ राशि स्वयं का 25/16 हो जाती है, तो 2 साल की बात हो रही है, 25/16 गुना हो रहा है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लोगे 5/4 आएगा, 5/4 में से 1 को घटाओगे 1/4 आएगा, 1/4 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 100 में अगर 4 से भाग दोगे तो 25 चौका 100, 25% आ जाएगा। वर्बल कैलकुलेशन हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगर ये चीज सीख गए हो ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा, वरना थोड़ा लिख लो फॉर्मूला याद रखने के लिए कि A/P अंडर 2 है तो 2 साल -1 इंटू 100, और ए दिया हुआ है प्रिंसिपल का कितना है 25/16, तो 25/16 इंटू 1 अपॉन 2 -1 इंटू 100। जैसे करोगे तो ये 5/4 निकल आएगा, 5/4 -1 इंटू 100 या 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। इसको ऐसे भी कर सकते हो, या इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि अंडर 25/16 -1 5/4 -1 और इंटू 100 1/4 इंटू 100। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसका स्टेप आप काट सकते हो। ये डिपेंड भी करता है कि कितनी आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आसानी से स्टेप काट कर पाओगे। इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी देखना है आप लोगों को। एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं का 512/162 गुना हो जाती है, तो यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे करना होगा आपको। अगर मैं सही मायने में देखूं तो 162 ना आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ना आपको क्यूब रूट दिख रहा होगा, ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको क्या निकालना है अंडर 4 √4 निकालना है। रूट मतलब सेकंड नहीं निकालना, थर्ड निकालना, चौथा निकालना है। अब जैसे हम बात करते हैं, लेकिन अगर 2 से काट दो देखो दिखने लगेगा,
2 से ऊपर को काटो कितना हो जाएगा, 2 से नीचे को काटोगे 81 हो जाएगा, और 2 से ऊपर को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंका 12, 256 अपन 81 हो जाएगा। अगर इसको देखोगे तो ये दिया हुआ है 4 के पावर 4 अपन दिया हुआ नीचे 3 के पावर 4, सही मायने में देखो तो यही तो दिया हुआ है। तो आपको क्या लेना है, इसी का अंडर 4 लेना था, इसी का अंडर 4 लेना था। ये 4 के पावर 4 दिया है कि 2 के पावर 4 दिया हुआ, एक बार देख लें, 256, हाँ 4 के पावर 4 दिया हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ गई वो 4 के पावर 4 आ गई अपन 3 के पावर 4 आ गए, और जैसे 4th रूट लोगे आप इसका तो ये 4/3 आ गया, 4/3 -1, जैसे 4/3 -1 करोगे 1/3 आ जाएगा। इसमें 100 का गुणा भी करना है, तो जैसे 100 का गुणा करोगे तो 33.33% आ जाएगा। ये इतना ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये दिख पाए कि ये 4 का क्यूब अपन 4 के पावर 4 अपन 3 के पावर 4 लिखा हुआ है। ये जब 2 से काटोगे तब दिखाई देगा, जब तक 2 से नहीं काटोगे तब तक दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही करोगे तो उसको 4th रूट लोगे, 4th रूट -1 करोगे, वैसे ही 1/3 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 33.33% आ जाएगा। बहुत आसान सा, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है। जो बच्चे बहुत स्लो हैं वो इसको ऐसे लिख लें कि 512 अपान 162, 4th पावर रूट लेना है इसका, -1 × 100। इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लिख के कैलकुलेट कर लें, समझ में आए? जैसे ही काम करेंगे 2 से काटेंगे 81 आ जाएगा, ये आपका काटेंगे तो 200, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 256 हो जाएगा। तो ये आप देख पाओ 4 का क्यूब अपॉन 3 का, सॉरी 4 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4 लिखा है, अंडर 4 -1। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके इसके जवाब निकाल सकते हो, समझ में आया? बहुत प्यारे प्यारे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, थोड़ा सा, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा आपको फॉर्मूला दिमाग में जहन में रखना पड़ेगा। किस % प्रतिवर्ष की दर से 4704 रुपए 2 वर्षों में 5766 रुपए में वार्षिक रूप से संयोजित होंगे? अब ये क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं इसको बताए दे रहा हूँ, और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मतलब अब हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती है, लेकिन मैं आपको बोले दे रहा हूँ। ये देखो अमाउंट दिया हुआ है 5766 अपॉन 4704, कितने सालों में दिया हुआ है? 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद -1 बनाना है, फिर क्या करना है, गुणे 100 करना है, और आपका रेट % आ जाएगा। तो जिस बच्चे को स्क्वायर रूट लेने आता है, स्क्वायर रूट लेने का मेथड आपको सिखाया गया होगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं डायरेक्टली वो भी सिखाया होगा, किस चीज़ से कट रहा है काट कर निकालना है, निकाल के इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप बोलोगे सर जो आसान से थे वो तो आपने कर दिए। अरे यार, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की जो है ट्रिक जो है याद कर रखी है कि कैसे स्क्वायर रूट फटाफट निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट फटाफट निकालते हैं, और वो निकाल के मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन जरूर मॉनिटर करूँगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 345,600 रुपए की एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 439,400 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। आपको क्या काम करना है, 439,000 को 345,600 का इसका क्यूब लेना है, फिर -1 करना है, फिर गुणे 100 करना है, और ये आपका क्या आ जाएगा, रेट % आ जाएगा डायरेक्टली। यही तो करना है। 2 0 से 2 0 कट गया, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। आपको ये निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि 439 और 3456 कितना है, 3456 है और 4394 भी है साथ में। यहाँ ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब रूट है। और ये क्यूब रूट निकालिएगा, एक को घटाइएगा, 100 से गुणा कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेट % एक्चुअली क्या आ रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4800 रुपए से प्रतिवर्ष की किस दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज से 9 महीनों में 7566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो 4800 रुपए है इसमें 7566 जोड़ दो। जैसे 7566 जोड़ोगे तो 48,000 में से 7,566 रुपए जोड़ रहे हो, तो 48 7 कितना हो गया, 55,566 रुपए हो गया।
ये हो गया आपका अमाउंट बटा 48, क्या हो गया 48,000। इसका क्या निकालना है, क्योंकि त्रैमासिक है, अगर हम बात करें 9 महीने में निकालना है, जो ब्याज है वो त्रैमासिक हो गया, तो मतलब जो टाइम पीरियड हो गया वो 3T हो गया, और ब्याज जो है वो आपको त्रैमासिक ही निकालना है, ठीक है ना। एट व्हाट रेट पर एनम, मतलब आप यहां से इससे जो आप निकालोगे, इससे जो रेट निकालोगे ये क्या होगा, ये आपका क्वार्टरली रेट आएगा। और जब ईयरली रेट निकालोगे, मान लो यहां से आपने आर की वैल्यू निकाली, मान लो ये पूरा कैलकुलेशन आप ही को करना है, ये कैलकुलेशन आपने की, इस कैलकुलेशन से आपका रेट परसेंट मान लो 10% आ गया, ठीक है ना, तो ये क्वार्टरली आएगा, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने का आएगा। और ईयरली अगर रेट पूछे, ईयरली रेट पूछे तो ईयरली में क्या करना है, एक क्वार्टर में अगर इतना है तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 4 का अगर हम एनम के हिसाब से पढ़े, एनम जो रेट परसेंट होगा, पर एनम रेट परसेंट होगा, तो अगर ये 10% आया, या यूं मैं मान लूँ वेरिएबल में अगर x% है तो एनम का जो रेट होगा वो 4x% होगा। ये जो x होगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लो, मतलब आपको इस वैल्यू से निकालना है ये रेट परसेंट। अब आपको ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए, 5 5 5 6 6 बटा 48,000 का क्यूब रूट निकालो, -1 करो, गुणे 100 और आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू निकाल के 4x करो। सबसे पहले तो एक बात आपको ये समझना होगा कि ये वैल्यू होगी नहीं, ये वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल पे आएगी, 4 के मल्टीपल पे आएगी, जो भी क्वार्टरली यहाँ से निकालोगे 4 के मल्टीपल पे आएगी, तो या तो 20% होगा या तो 16% होगा। अगर 20% है तो आर की वैल्यू यहाँ पे 5% आएगी, और अगर 16% है तो यहाँ 4% आएगी, यही आएगी ना। इसका मतलब है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो या तो ये वैल्यू 6 के बराबर होगी, या तो वैल्यू ये 5 के बराबर होगी, तभी ये आपका परसेंटेज इस तरीके से आएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है। मैं नहीं करूँगा, आप करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। कंसेप्चुअल सेक्शन डिस्कस कर दिया है और इसका कैलकुलेशन सेक्शन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है फाइंडिंग टाइम टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है जो मैं और आपका ध्यान और अटेंशन लेके आना चाहता हूँ। यदि 8100 रुपये निश्चित समय में 11 से 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8100 रुपये जो है ये बदल रहा है किस में, 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में। तो अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ये 2 जीरो से ये 0 जो कट गया, 81 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 100 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो तुरंत ही देखना होगा कि जो जिधर से कन्वर्जन हो रहा है वो स्क्वायर बन रहा है, दोनों साइड क्यूब बन रहा है, पावर 4 बन रहा है, या क्या बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखूं तो ये 9 का स्क्वायर बन रहा है, और ये देखो ये 10 का स्क्वायर बन रहा है। इससे जरा रेट परसेंट देखो, जो रेट परसेंट दिया हुआ, रेट परसेंट क्या दिया हुआ, 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू, 1/9 हो गया। इससे हम यह क्या कह सकते हैं, 9 की जो वैल्यू है वो 10 हो रही है एक साल में। तो एक साल में अगर 9 से 10 वैल्यू हो रही है तो 2 साल में कितनी होगी, अगर कंपाउंड हो रही है तो स्क्वायर हो जाता है, तो 10 स्क्वायर हो जाता है। तो यही तो वैल्यू दी हुई है। अगर यही वैल्यू दी है मतलब समय कितना है, 2 साल दिया हुआ है। समय कितना होगा आपका, 2 साल दिया। समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन है, यदि 2000 निश्चित समयावधि में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाता है तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। इसमें भी समय ज्ञात करना है। आपका अमाउंट कितना है, 2000 से कितना कन्वर्जन हो रहा है, 2420 हो रहा है। या अगर 2 से काट दो तो आप यूँ कह सकते हो कि 1000 की जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, 1210 में हो रही है। यहाँ दिख रहा है ये 10 के स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो 11 के स्क्वायर की वैल्यू होगी। ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 के स्क्वायर की वैल्यू है। जरा रेट परसेंट को देखो, रेट क्या बोला जा रहा है, रेट ये कह रहा है कि 1/10 है। 10% का मतलब 1/10। ये हम ये कह रहे हैं कि 10 की वैल्यू 11 हो रही है एक साल में, 2 साल में अगर बात करें तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। वो यही तो वैल्यू है। इसका मतलब है समय पीरियड इसमें भी कितना है, 2 साल है। ये आपको देखने आना चाहिए बढ़िया, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्ष में 2500 रुपए से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 8275 रुपए प्राप्त करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये इंटरेस्ट है बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ें तो हमारा जो अमाउंट था वो 25,000 रुपये था। ये कितना हो रहा है, अगर हम ये जोड़े तो 25 8 33 275 33,275 हो जाएगा कि इस अमाउंट से इस अमाउंट में हो रहा है। अगर मैं इसको 25 से काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब काटा क्यों, देखना जरा सा, इसमें जरा सा काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 1331। काट के देखो, 25 से कम 25, जब लेते तो 82 बचा, तो फिर से हम 3 25 75 77 बचा,
77 में 25 थे 75, 25 बचा, 25 से कम 25, 1331। इसको ध्यान से देखो तो 10 का क्यूब है, इधर ध्यान से देखो तो क्या है, 11 का क्यूब है ना। 10 का क्यूब 11 का क्यूब है। रेट परसेंट जो दिया हुआ है ऑलरेडी, जो रेट परसेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ 10%। इसका मतलब है 1/10। कोई चीज़ 10 से हो रही 11 एक साल में, तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब कितने में होगी, 3 साल में होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये होता है जितना साल उतना पावर। तो अगर 10 से 11 का क्यूब हो रहा है, एक साल में 10 से 11 हो रहा है, और 10 क्यूब से 11 क्यूब करना है, मतलब कितने पावर लगे, 3 पावर। कितना साल लगेगा, 3 साल लगेगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 साल वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज is sum invested at compound interest amounts to rupees 750 at the end of first year and rupees 900 at the end of second year. What is the sum? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत तगड़ा वाला है। क्या बोल रहा है कि कोई एक सम है जो इन्वेस्ट किया गया कंपाउंडेड, इसमें जो है इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है, बस गेम कैसे खेला हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये होती है। मतलब जब पहली साल खत्म होता है तो 750 होती है, ये पहली साल है। जब दूसरी साल खत्म होता है तो ये जो रेट है, मतलब जो अमाउंट है वो 900 रुपये हो जाता है। तो 750 में कितना जोड़ा आपने, जो 900 हो गया 150, मतलब दूसरी साल उसको जो ब्याज मिला वो 150 रुपये ब्याज मिला है। तो 150 रुपये ब्याज मिला है, कितने पे मिला है, 750 रुपये में मिला है, क्योंकि ये एक ही साल का ब्याज है। तो एक साल में हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, गुणे 100। तो ये आपका रेट परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेट परसेंट आ जाएगा। आपने ये काट लिया, 15 कम 15 15 75 और 5 गुणे काट लिया, 20% हो गया, 20% हो गया। तो जो रेट है वो कितना हो गया आपका, 20% हो गया। रेट अगर 20% है, रेट अगर 20% है, इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 1/5। तो कोई चीज़ जो हो रही है वो 5 से 6 हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ हो रही होगी वो 5 से 6 हो रही होगी। तो 6 की वैल्यू 750 दी हुई है, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू 750 दी हुई है और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 750 बटा 6 गुणे 5, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और 5 से गुणा करोगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 1 11 सॉरी 12, और 5 एक कम 5 एक 6, 625 रुपये आ जाएगा, जो कि आपका ये ऑप्शन होगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा डायरेक्ट तरीका भी आप इसको निकाल के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज मान लो x थी, यहां से 750 हो रही थी ना, फिर उसके बाद अगर मैं डिस्कशन करूं कि 750 से 900 हो रही थी, कितनी हो रही थी, 900। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मैं इसको ऐसे काट दूं, इसको काट दूं, फिर मैं अगर काटूं तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, क्या होगा, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। मतलब 5, अगर कोई 5 के फैक्टर में चीज थी तो 6 के फैक्टर में हो जाएगी। तो यही बात हम यहां पे भी कह सकते हैं कि ये जो है 5 के फैक्टर से 6 के फैक्टर में हो रही होगी। तो 6 का फैक्टर 75 के बराबर, 750 के बराबर है, तो 5 का फैक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, 625 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। इस वाली चीज को लेके अभी आगे 4-5 क्वेश्चन है जो आपको समझना है। चलो अगले क्वेश्चन देखते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की समान दर से एक राशि 2 वर्ष के बाद 4000 रुपए और 4 वर्ष के बाद 6000 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोल रहा है कि 2 साल, मतलब समान ईयर है, 2 साल के बाद मान लो x कोई चीज थी, ये कितनी हो जा रही है, 4000 रुपए हो जा रही है। अगले सेम टाइम के लिए ध्यान रखना, अगले सेम टाइम के लिए ये राशि कितनी हो जा रही है, 6000 हो जा रही है। तो मैं ये बोलूं कि अगर समान समय में समान रेट हो तो जो कन्वर्जन का वे होता है ना, वो भी सेम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर मैं इसको काटूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई चीज 2 के फैक्टर में थी तो 2 साल में 3 के फैक्टर में हो जा रही है। तो यहां पे भी समय समान है, रेट भी समान है, तो मतलब कोई अगर 2 के फैक्टर में रही होगी तो ये 3 के फैक्टर में कन्वर्ट हो गई होगी। तो 3 के फैक्टर की जो वैल्यू है वो दी हुई है कितनी, 4000 रुपए। तो 2 के फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइडेड बाई, अगर यहां से 2 के फैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो 4000 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 8000। 40,000 तो नहीं दिया हो ना, हाँ 4000, 8000 डिवाइडेड बाई 3। यहां से निकालोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, फिर 3 छक्का 18 हो जाएगा, और ऑप्शन देख लो 266.66, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है और रेट अगर सेम है, रेट अगर सेम है, टाइम अगर सेम है, रेट अगर सेम है, तो सेम फैक्टर से चेंजेज होते हैं समान समय अंतराल में। समान समय अंतराल में कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम फैक्टर से चेंजेज होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2400 रुपए की राशि, सॉरी
एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2400 रुपए की राशि 6 वर्ष में 3600 रुपए हो जाती है, समान ब्याज दर पर 12 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। देखो भाई साहब, ये 2400 थी, 2400 से 6 साल में ये कितनी हो गई, 3600 हो गई। तो अगले 6 साल में पूछ रहा है, तो अब पहले फैक्टर निकाल लो, कौन सा फैक्टर से चेंज हो रहा है। ये ऐसे काटोगे तो 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36। तो अगर कोई 2 के फैक्टर में थी तो वो 3 के फैक्टर में हो जाएगी। तो ये भी अगर हम मान ले अगले 6 साल में चेंज करना है तो ये भी 2 से 3 के फैक्टर में चेंज होगी। तो 2 की वैल्यू अगर 3600 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए हो जाएगी, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 तेईं 5400 रुपए हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, वो आपका करेक्ट होगा। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 5400 रुपए हो जाएगी। समझ में आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं। एक राशि 3 वर्षों में 8028 रुपए है, 6 वर्षों में 12042 रुपए प्रतिवर्ष एक निश्चित दर होती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो राशि क्या है। ए सम अमाउंट्स टू ₹8028 इन 3 years एंड टू ₹12042 इन 6 years एट ए सर्टन रेट % पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली द सम इज। यार देखो क्या पूछा हुआ है, बोल रहा है कि ये सम अमाउंट्स टू 8028 कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। मान लो कोई आपका प्रिंसिपल रहा होगा, फिर अगले 3 साल में, मतलब 6 साल में टोटल, मतलब अगले 3 साल में कितना हो रहा है, 12042 हो रहा है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, एक्स से कोई चीज 3 साल में कितना हो रहा है, 8028 हो रहा है। अगले 3 साल में ये जो हो रहा है 12042 हो रहा है। पूछा जा रहा है कि ये कितने समय में, मतलब इसका अमाउंट क्या रहा होगा। आप सिर्फ फैक्टर निकालो, किस फैक्टर से इसमें चेंज हो रहा है उसी फैक्टर से इसमें भी चेंज होगा। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है मेरे हिसाब से, ये थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला काम है, कैलकुलेशन, क्योंकि डेटा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। अब इसमें देखने की बात है कौन से डेटा से कटेगा। देखो 2 से तो कट रहा है, 2 से ही काट लेते हैं आराम से। ये 8 2 10, 8 18 हो गया, और 4 तो 6 9 हो गया। मतलब 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, मतलब 6 से कट जाएगा। ये 2 से कट रहा है और क्या कहते हैं कि 3 से कट रहा है, मतलब 6 से कट जाएगा। 6 से काटते डायरेक्टली, तो 6 कम 6 और 20 बचा, 6 त्रिक 18 और 22 बचा, और 6 त्रिक 18, 4/48 और 6 48, 13 36 इधर आ गया, इधर काटेंगे, 3 चौका 12, ठीक है ना। फिर जोड़ बड़ा 3 1 कम 3, फिर 3 चौका 12 बचा। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, अभी भी 2 से और कट रहा है, ठीक है, काट लो। 2 से काटोगे 2 6 12 और 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 2 0 0 और 0 और 7 बचा, ठीक है। 6 6 8 2 0 हो गया। तो 6 6 12 और 12 8 20 हो गया, नहीं कटेगा। 7 2 9 नहीं कटेगा। तो मतलब अब मैं मान के चलता हूँ कि 668 और 2007 के फैक्टर में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ये समझाना चाहूँ कि अगर इधर वाले सेक्शन है तो इसी फैक्टर में चेंज होगा, ये 668 और 2007 के फैक्टर में चेंज होगा। तो 2007 का जो फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, 8028 के बराबर होगा ना। अगर इसमें किससे गुणा कर दूं, मैं 4 से गुणा कर दूं तो बराबर आ जाएगा। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर हो जाएगी। इसमें 4 का गुणा करोगे तो 4 7 28 0 0, 4 दूनी 8, तो 1 जो है 4 के बराबर हो जाएगी। 668 किसके बराबर होगा, 668 किसके बराबर होगा, 4 से गुणा कर दो, 4 उड़े 32 और 4 छंग 24, 3 27, 4 छंग 24 तो 26, 26 72 के आसपास होगा। देखो या तो इधर वाला सेक्टर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये देख लो। 13 36 हमने 6 से काटा था, 6 कम 6 और 20 बचा, 6 त्रिक 18, 22 बचा था, 6 त्रिक 18, 6 48, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया था, 2 से काट दिया था, 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, 668 बचा। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 4 7 28, ठीक है, 4 वैल्यू आ गई और 668 की वैल्यू निकालनी है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो राशि क्या है, तो x की वैल्यू निकालनी है, 668 की वैल्यू निकालनी है, 668 की वैल्यू निकालनी, बड़े 4 देख लो, ठीक है ना। 7 7 चौक 28, ठीक है, एक वैल्यू बराबर है, ठीक है। गुणा करके देख लो, फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 6 8 4 8 32, 4 6 24, 24 3 27, 4 6 24, 24 तो 26, बूढ़े 2 और करो, कहीं देखते हैं फैक्टर तो ऐसा नहीं, 2 2 4, 2 7
14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 13, 2 दूनी 4, 1 5, 5344 रुपीज़ आ रहा है, 5325, 5352 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया इसमें कैलकुलेशन दोबारा से कर लेते हैं। 042 रुपीज़ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही कट रहा है जो है। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 0, हाँ ये 0 ज़्यादा हो गया मेरे को लग रहा है यहाँ पे, ये 0 थोड़ा ज़्यादा हो गया है। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 2 सत्ते 8, यहाँ पे कहीं 0 मिसिंग है यार, मेरे को लग रहा है कहीं पे मिसिंग है। 13 से 48, 2 छंग 12, 3 अंक, ये 4 अंक हो गया, गड़बड़ हो गया है। ये कैलकुलेशन कर लेना है। 2 छंग का 12, 2 छंग का 12, 2 अट्ठे 16, ठीक 3 अंक का है। 2 दूनी 4, तो ठीक तो आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, सही आ रहा है क्योंकि कट भी रहा है, तो ये भी है। तो पहले 6 से काटा है, फिर 6 के बाद 2 से काटा है, 12 से काटते, 12 छंग 72, 82, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, यार इसका कैलकुलेशन कर लेना यार आप लोग यार, मैं एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, कुछ दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, दोबारा से करते हैं। एक राशि 3 वर्षों में 8028 रुपये है और 6 वर्षों में 12,042 रुपये वर्ष में, तो 8028 12042। कई बार जो है एग्जाम में जाते हो कैलकुलेशन फंस जाता है, तो वहीं दिमाग क्लिक होता रहता है, ठीक है ना। चलो इसको काट लेते हैं, किस फैक्टर में चेंज हो रहा है, ये हमने काट लिया। 6 वर्ष में 12 प्रति वर्ष एक निश्चित दर से प्रदान होती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। चलो तो हमने क्या काम किया, हमने काट लिया 3 से, 3 दूनी 6 से, 6 कम 6, 20 बचा, 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18 और 6 अठे 48, 6 अठे 48, ठीक। इसको काट लिया, 6 दूनी 12, 007 काट लिया हमने, एक बार में कट गया। 2007, 1329, अब ओके, ये कुछ गड़बड़ हो ही गया था, ये अब सही आया है। और मैं कहूँ कि क्या गड़बड़ हो गया, तो 200 जो 7 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8028 हो जाएगी, 8028 हो जाएगी। एक की वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर हो जाएगी। तो 1338 की वैल्यू चाहिए, गुणे 4 करोगे तो 4 बटे 32, 4 3 12, 4 बटे 32, 4 3 12, 12 3 15 और 4 3 12, 12 1 13, 4 1 कम 4 1 5, 5352 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। पता है एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ ये कर दिया था कि यहाँ तो हमने 6 से काटा, यहाँ हमने 3 ही से काट दिया था। यहाँ हमने 6 से काटा, यहाँ 3 से काट दिया था, इस वजह से कैलकुलेशन एरर हो गया था। एग्जाम में भी इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है, मतलब आइडली जब भी हम एग्जाम बैठते हैं इस तरीके की 1-2 ह्यूमन एरर हो जाता है कि बहुत मजाक की चीज़ भी गलत करके चले आते हैं। चलो आगे चलते हैं। और अगला है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि 3 वर्षों में 6500 रुपये और 4 वर्षों में 6760 हो जाती है, तो 2 वर्षों के बाद राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट स्टाइल का है। बोल रहा है कि 3 साल में 6500 और 4 साल में, 3 साल में 6500 और 4 साल में 6760 हो जाती है। अगर 6760 की बात करें तो इस साल ब्याज कितना मिला है, 260 रुपये। इस साल ब्याज इसको कितना मिला है, 260 रुपये। तो दोनों वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष के बाद राशि ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है कि ये चौथी साल का है, और अगर मैं बोलूँ तो मान लो x होगा, ये इसके पहले 1 साल बाद, मतलब 2 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद 650 होगा और ये इतना होगा, 6760 होगा। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, कि 1 साल में किस फैक्टर से चेंज कर रहा है, तो 0 से 0 काट दूंगा, 6500 रुपये हो गया ना, 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है ना। अब किससे कट रहा है, 13 से कट जाएगा, ठीक है, हाँ कट जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 50 हो जाएगा। और अगर 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, ये देखेंगे तो 25 से 26 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है। तो ये भी कितने में हो रहा होगा, 25 से 26 हो रहा होगा। तो 26 की जो वैल्यू है वो 650 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 दूनी 26, 13 पन्ने 65, एक की वैल्यू कितनी होगी, 25 के बराबर होगी। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 25 करोगे तो 625 के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 625 के बराबर हो जाएगी। तो 2 साल बाद वाला अमाउंट चाहिए था, 2 साल बाद वाला अमाउंट 6250 रुपीज़ हो जाएगी। समझ में आई बात।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिसको समझ लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मान लो कोई अमाउंट है, ये अमाउंट जो है एक साल में कुछ वाई कन्वर्ट होती है, फिर दूसरी साल में जो है ये मतलब ये एक साल बाद हो गया, ये जेड में कन्वर्ट होती है, ये 2 साल बाद हो गया, यहाँ से यहाँ तक का समय 2 साल हो गया। यहाँ का अमाउंट पूछा है, उसके बाद दिया हुआ है कि अगली साल ये 6500 कन्वर्ट होता है और उसके अगली साल जो कन्वर्ट होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, 6760 हो जाता है। तो यहाँ से हमने रेशियो निकाला, ये 25 का फैक्टर है तो ये 26 का फैक्टर है, तो सेम ये 25 का फैक्टर होगा तो ये 26 का फैक्टर होगा, ये 25 का फैक्टर होगा तो ये 26 का फैक्टर होगा, ये 25 का फैक्टर होगा तो ये 26 का फैक्टर होगा। तो फैक्टर आपको चेक करते चलना है कि किस फैक्टर में कट रहा है। तो ये 26 का फैक्टर 6500 के बराबर होगा तो 25 का फैक्टर 625 के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है जिनको आपको करना सीखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 4840 और 3 वर्षों में 5324 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि 4840 रुपए हो रहा है 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में, शुरुआत से 2 साल में। और बोला जा रहा है 3 वर्षों में 5324 हो जा रहा है, 5324 हो जा रहा है। ये 3 साल में हो रहा है, तीसरे साल में हो रहा है, 3rd ईयर में हो रहा है ये। तो एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ से रेट परसेंट निकाल लो, इस वाले क्वेश्चन में रेट परसेंट निकाल लो, उससे भी निकाल सकते हैं, या तो आप फैक्टर निकाल लो, उससे भी आप निकाल सकते हो। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान होगा कि अगर हम रेट परसेंट निकाल लें। चलो फैक्टर से करते आ रहे हैं, फैक्टर से भी करके देख लेते हैं। रेट परसेंट निकालना तो रेट परसेंट से भी करके इसको दे देते हैं, या फिर आप इसको होमवर्क समझ लो, वो भी आप घर पे चाहो तो इसे निकाल लो। चलो यार से कर लेते हैं। अगर मैं इसको देखूँ किससे कट रहा है तो 8 4 12 4 16, मतलब 3 का मल्टीप्लायर है नहीं, 4 से तो ऑलरेडी कट जाएगा। 5324 है तो इससे भी नहीं कटेगा। अगर हम रेट परसेंट इससे निकालने की कोशिश करें, रेट परसेंट अगर निकालने की कोशिश करें तो 48 से 53 कितना हो जाएगा, 5 48 से, मतलब 500 का डिफरेंस हो गया 48-53 के बीच में। 500 और 40 और 24 का जो डिफरेंस आएगा, 40 और 24 का डिफरेंस आएगा 400 में से 124 में से 40 घटाओगे तो हो जाएगा, 124 में से 40 घटाओगे तो 86 हो जाएगा, 86। तो 486 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, 486 रुपये का इंटरेस्ट मिला है इसको, 486 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला हुआ है इस पूरे दौरान पे। तो अगर यहाँ पे रेट परसेंट निकालना चाहो तो आपको रेट परसेंट भी निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा, 486/4840, ये हो जाएगा आपका रेट परसेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ में आया? यहाँ से रेट परसेंट निकाला गया। इसके अलावा दूसरा चीज़ है जो आप इसको निकाल सकते हो, वो निकाल सकते हो फैक्टर। क्या निकाल सकते हो? फैक्टर भी निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर हम फैक्टर निकालने की बात करें तो हम 4 से अगर काटे तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 0। 1210 से कोई चीज़ हो रही है, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 कम 4। तो 1210 से जो है 1331 हो रही है। और अगर इसको मैं और टेक्निकली देखना चाहूँ तो किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। तो 11 से अगर काटूँ तो 11 11 हम हो जाएगा 110 से, और अगर 11 से काटूँ तो 11 कम 11 और ये 180 हो जाएगा, ठीक है ना, 121 हो जाएगा। फिर से 11 से काटूँ तो 10 हो जाएगा, और फिर से काटूँ तो 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, यही हो रहा है ना, 10 से 11 हो रहा है। अगर 10 से 11 हो रहा है इसका मतलब जो रेट परसेंट निकल के आया वो 10% हो गया। कितना रेट परसेंट जो निकल के आया वो 10% हो गया, 10% हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर रेट परसेंट 1/10 है तो 10 की जो चीज़ है वो 11 में हो रही है। तो शुरुआत में अगर 10 स्क्वायर रही होगी तो बाद में 2 साल में वो 11 स्क्वायर हो गई होगी। तो 2 साल की बाद की वैल्यू दी हुई है 11 स्क्वायर की वैल्यू, 11 स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 4840। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 11 से काटोगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काटोगे तो 11 चौक 44 40, 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 40, मतलब 4000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है और कैलकुलेशन कितनी तेजी से कर पाते हैं। कैलकुलेशन जितनी तेजी से कर पाएंगे उतना ज़्यादा सही से दिख पाएगा। 11 से कट रहा है, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, 4 3 7 5 2 7, 11 से कट रहा है, ठीक है ना। ये 8 0 8 और 4 4 8, 11 का मल्टीप्लायर चेक करने आता हो
कि अगर हम इवन और ऑड प्लेसेस वाले सम का जो डिफरेंस है या तो 0 आए या तो 11 को मल्टीपल आए तो 11 से घटता है। तो अगर वो मैं शुरुआत में चेक कर लेता तो फटाफट काट देता। रेट इसमें 10% आ रहा है और जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली वो 4000 रुपये आ रही है। आई होप इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये पूरा प्रोसेस आप सही से समझ पा रहे हो कि इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन इतने सही से और तेज़ी से कैसे किए जा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में निश्चित राशि स्वयं से 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में वह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। बोला जा रहा है कि कोई चीज x है वो कितनी हो जाती है 2x हो जा रही है, कितने साल में 10 वर्ष में। तो कितने समय में वह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। बोला जा रहा है कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगी। तो 1 से 2 कन्वर्ट हो रही है कितने, 1 से 2 के फैक्टर में कन्वर्ट हो रही है 10 वर्ष में, और 2 से इसका भी अगर 2 गुना करें, अगर इसका भी 2 गुना करें, 1 से 2 जा रही है, फिर 2 से आगे कितने सालों में जाएगी, 10 वर्ष में जाएगी। यही ना कि अगर मैं इसको 1 की वैल्यू ले लूँ तो 2 इसका 10 सालों में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 के फैक्टर में हो जाएगा। तो अगले 10 सालों में 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगले 10 सालों में 4 गुना हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। समझ में आई बात। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्ष में निश्चित राशि स्वयं से 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। तो 20 सालों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, अगर आप देखोगे तो 2 गुना हो जाती है जो अमाउंट होती है, तो 2/1 - 1 इंटू 100, ये आपका रेट परसेंट आ जाएगा। मतलब जो रेट है वो क्या है, 100% है। वो रेट है जो 100% है। 100% की वैल्यू क्या हो गई, 1/1 हो गई, 1/1 हो गई। तो इसका मतलब है 100% का मतलब हो गया 1/1 हो गई। तो कोई चीज़ 1 है वो कितने में कन्वर्ट हो जाती है 1 साल में, 2 गुने में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ कि अगर वो 2 गुने में कन्वर्ट हो जाती है, 10 साल में 2 गुना कन्वर्ट हो रही है, तो अगर इसको जो है 4 गुना में कन्वर्ट करना हो तो कितने में लेके जाएंगे, इसका जो है आप स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे, ये 10 साल में है तो अगला जो होगा वो अगले 10 साल में होगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। तो समय आपका कितना आएगा, 10 साल आएगा। समझ में आया बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी स्टाइल का होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों में निश्चित राशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो कितना समय अवधि में वह राशि स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। कितना, उस स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष में अगर 3 गुना हो रही है, 5 वर्ष में अगर 3 गुना हो रही है, ठीक है ना, तो कितने समय में वो राशि स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। अगर सही मायने में इस चीज को समझना है कैसे, बहुत सिंपल सा बात रखो ऐसे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर निश्चित दर 5 वर्षों में निश्चित राशि x 3x हो जाता है, x 3x हो जाता है, कितना, x 3x हो जाता है 5 वर्षों में, यही हो जाता है ना। तो बोल रहा है कि अपने का कितना गुना हो जाएगा। तो अगर मैं इसका फैक्टर देखूं तो 1 से 3 हो रहा है 5 साल में, अगले 5 साल में देखूं तो इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब जो भी होगा इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9 गुना हो जाएगा। अगले 5 साल में क्या होगा, इसका 3 गुना हो गया 27, और अगले 5 साल में क्या होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा 81। समझ में आई बात। तो 5 + 5 + 5 + 5 क्या हो गया, आपका 20 साल हो गया। अगर आप इसको सही मायने में देखो तो कैसे देख पा रहे हो, ऐसे देख पा रहे हो जितना गुना होता है। जैसे मान लो अगर बोल रहे हो कि ये 3 गुना हो गया, उसके बाद वो 81 गुना कब हो जाएगा, तो ये 81 देखो इसका कितने पावर है, ये 3 के पावर 4 पावर है, तो इसका पावर टाइम का पावर नहीं होता, टाइम में डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, टाइम में मल्टीप्लाई होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था 2 गुना कितना हो जाए, तो पावर वो गुणे में आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें 81 हो रहा है तो 3 के पावर 4 गुना करना है, 3 के पावर 4 गुना करना है, तो जो पावर है वो टाइम से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर है टाइम से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 243 गुना हो जाएगी। 8 वर्षों में 3 गुना होती है, तो अगर मैं 8 साल में 3 गुना हो रही है तो 243 गुना होना है, कितना, 243 गुना होना है। आपको ये देखना है कि ये 3 का कितना पावर है, ये 3 का कितना पावर है, तो ये 3 का 5 पावर है, कितना पावर है, 3 का 5 पावर है। तो समय में ये जो पावर है गुणा करना है, तो आज 8 पंचे 40 सालों में क्या हो जाएगा, ये 243 गुना हो जाएगा। 8 पंचे 40 सालों में इतना गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि
अगर कुछ सालों में टी टाइम में, अगर टी टाइम में n गुना होता है, ठीक है ना, और दिया हुआ हो कि n के पावर 8 गुना कितने समय में होगा, तो ये 8t टाइम में होगा। कितना टाइम में होगा? 8t टाइम में होगा। टी टाइम में अगर n गुना हो रहा है तो 80 टाइम में n के पावर 8 गुना होगा, और 16t टाइम में कितना होगा? n के पावर 16 गुना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अमाउंट अगर टी टाइम में n गुना हो रहा है तो 80t टाइम में n के पावर 8 गुना होगा, 16t टाइम में n के पावर 16 गुना होगा, या फिर ये कह दो xt टाइम में n के पावर x गुना होगा। समझ में आई बात? ये चीज आपको मेमोराइज रखनी है। चलो थोड़ा सा और चलते हैं। एक धनराशि 30 वर्षों में स्वयं का 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 2.4 गुना थी? पूछ रहा है कि 13.824 गुना हो जाती है 30 वर्षों में, कितने साल में यह स्वयं का 2.4 गुना थी? तो अगर ये मैं बोलूं कि टी टाइम में वो 2.4 गुना थी, 2.4 गुना थी, तो अगली बात ये आ रही है कि ये 13.824 ये इसका कितना पावर है? ये इसका कितना पावर है? ये कितना पावर है? जैसे ये निकलेगा आपको पता चल जाएगा कि ये जो 30 वर्ष है वो कितना कम वर्ष में है, 30 वर्ष से कितना कम में है। तो अगर 2.4 को अगर मैं देखूं, अगर इसको पावर अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये कितने में होगा? 24 गुणे 24 करोगे आप, अगर इसको निकालोगे तो ये 400 के आसपास आता है, 400 के आसपास ही आता है। फिर उसमें भी एक बार 400 में अगर 2.4 का गुणा करोगे, अगर उसका भी स्क्वायर करोगे तो वो 16 के आसपास आ जाएगा। अगर 2.4 को 13.824 करेंगे तो 2.4 का अगर 3 गुना करोगे तो 13.824% आ सकती है। ये रफली कितना है? 2.5% के आसपास। कैसे देखोगे कितना गुना हो रहा है? लगभग ये 2.5 के आसपास है। तो अगर आप इसको देखो कि इसमें अगर 2.5 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 आ जाएगा, आएगा ना, अगर अप्रॉक्स लो। फिर इसी में 2.5 का गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा? ये लगभग अगर आप देखोगे तो 6.25 में 2.5 का गुणा करोगे तो इसके अप्रॉक्स आजू बाजू ऊपर नीचे जाएगा। 6 दूनी 12 आ रहा है ना, और 0.25 और 0.5 का गुणा करोगे तो लगभग 13 के आसपास आएगा। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप इसको समझ पाओ टेक्निकली, क्योंकि वो समय में रहता नहीं, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसका कितना गुना हो सकता है। तो ये 2.5 का 3 गुना होगा तकरीबन 2.5 का। अगर 13.824 लिखूं तो 2.4 के पावर 3 होगा। तो जो समय होगा, ये जो होगा, इससे इसका समय अगर 30 ईयर है तो ये जो टी होगा इससे डिवाइडेड बाय 3 होगा। मतलब 10 साल में ये 2.4 गुना रहा होगा, हम यहां पे देख रहे हैं ना। अगर इसका जो है टाइम t है तो इसका टाइम 3t होगा। 3t की वैल्यू 30 दी हुई है तो t की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो जाएगी। समझ में आई? तो ये डेटा आपको निकालना चाहिए। 2.4 का 13.824 कितना पावर में है? इसका 2.4 का 3 पावर करोगे तो 13.824 हो जाएगा। डेटा ऐसे सेट ही किया जाता है आपके एग्जाम में। डेटा ऐसा सेट नहीं किया जाता है कि स्क्वायर और क्यूब नहीं निकल पाए, वरना क्वेश्चन ही नहीं निकल पाएगा। आपको अपने दिमाग में ये समझना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते वो समझ में आ जाता है कि ये किसका कितना गुना हो सकता है। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। यदि एक निश्चित राशि 27 वर्ष में अपने आप के 64 गुना के बराबर हो जाती है तो कितने समय में यह अपने आप का 512 गुना हो जाएगा? ये बहुत अच्छा, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आपको एक डेटा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? मैंने आपको बोला कि अगर कोई जो चीज़ है टी समय में, अगर अमाउंट जो है ए है, अमाउंट ए है, तो 2t समय में ये ए की पावर ए स्क्वायर गुना हो जाती है। 3t टाइम में ये कोई चीज़ जो है ए क्यूब गुना हो जाती है। तो इसको आप एक बात ऐसा भी समझिए, इसको रिवर्सल भी कह सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ t/2 टाइम में, तो ये जो ये होगा वो अंडर रूट या a के पावर हाफ भी हो जाएगा, a के पावर हाफ भी हो जाएगा। मतलब ऐसा गुना भी होता है कि अगर ये हम अंडर रूट ले लें, 1/2 कर ले, तो ये t/2 भी हो जाएगा। तो इसी प्रपोर्शन में चेंज होता रहता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में इसको कैसे लगा सकते हैं? इस क्वेश्चन में इसको ऐसे लगा सकते हैं कि बोल रहा है कि कोई चीज़ 27 साल में 64 गुना हो जाती है। 64 को हम 8 स्क्वायर कर सकते हैं, 64 को हम 8 स्क्वायर कर सकते हैं। और बोला जा रहा है कि अगला जो है वो 512 कितने सालों में हो जाएगा, और 512 को हम 8 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो अगर हम ये निकाल लें कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 गुने का ही तो डिफरेंस है,
8 गुने का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये कब 8 गुना हुआ था, कभी 8 गुना हुआ था, तो इसके बीच का भी जो मल्टीप्लायर होगा वो 8 ही हो जाएगा, 8 गुने का ही हो जाएगा। तो 8 से 8 स्क्वायर हुआ 27 साल में। तो अगर हम इसको रिवर्सल देख लें, 8 स्क्वायर से अगर 8 जाना है, अगर a के पावर 1/2 से अगर a जाना है, या a स्क्वायर से a जाना है, तो 2t को t करना पड़ेगा, मतलब 2t को आधा करना पड़ेगा। अगर a स्क्वायर से a जाना है, a स्क्वायर में अगर समय लगा 2t, तो a में कितना समय लगता है, t लगता है। तो अगर 8 स्क्वायर में 27 साल लगा है, तो 8 में कितना लगेगा, 8 गुना पहुंचने में 13 पॉइंट, इसका जस्ट आधा लगेगा, 13.5 ईयर्स लगेगा। इसका ये मतलब है कि कोई चीज 1 से 8 गुना 13.5 ईयर्स में हुई है। उसी तरीके से बोलूं 8 से 8 गुना ये अगले 13.5 ईयर में हुई है। और अगर इसी बात को अगर मैं बोलूं कि अगला कितने में होगा, तो 13.5 ईयर में होगा। ये जो 27 साल है, ये 27 साल सिर्फ 8 स्क्वायर में नहीं हुआ है, ये शुरू से, ये क्या हुआ है, ये शुरू से जो है यहां तक पहुंचने में 27 साल इसने लिया है। तो 1 से लेके 8 13.5 सालों में लिया होगा, अगला 13.5 सालों में लिया होगा, फिर अगला 13.5 साल में लेगा, जो 512 पहुंचेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि 27 साल पहले लिया था, 13.5 साल बाद में लिया होगा, जोड़ दोगे तो 27, 13.5, 40.5 साल में क्या होगा कि 512 गुना हो जाएगा। ये बहुत सही और सटीक कंसेप्ट है। इस बात को ऐसे देख लो, अगर t टाइम पे a गुना है तो 2t टाइम पे a स्क्वायर गुना हो जाएगा, या a स्क्वायर अगर 2t टाइम में है तो a टाइम में वो t हो जाएगा। या इसी बात को ऐसे लिख सकते हो कि अगर a स्क्वायर जो है वो t टाइम में है, तो जो a होगा वो t/2 टाइम में होगा, t/2 टाइम में होगा। तो अगर 8 स्क्वायर 27 साल में है, तो जो 8 होगा 13.5 साल में होगा, इसका आधा कर देंगे समय। समझ में आया? ये इतना ही सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे ये बात आपको और अच्छे से समझ में आए। लिखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक राशि 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि कोई चीज 15 साल में 27 गुना हो जाती है। कोई चीज जो है 15 साल में 27 गुना हो जाती है, तो पूछ रहा है कि 25 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो हम इस टाइम पीरियड को, ये हमारा टी है, इस टाइम पीरियड को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो इस चीज को हम इसी के मल्टीप्लायर में लेके चले जाएं, अगर इसको सही मायने में देखें, तो ये जो टाइम पीरियड है 3 साल है, तो 5 में हमने 3 का गुणा किया, टी में 3 का गुणा है, इसके पावर में डाला, और हमको क्या काम करना है कि जो समय है इस पे 5 का मल्टीप्लाई करना है। मान लो अगर शुरुआती जो टाइम पीरियड है हमारा 5 साल है, अगर हम इसको 3 साल बाद मतलब 3t टाइम अगर देखते हैं, तो जो कोई चीज होगी वो 3 के पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कि जो फैक्टर है वो 3 के पावर में चली जाएगी। उसी तरीके से अगर हम 5 गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ 3 के पावर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ले जाना पड़ेगा। समझ पाई बात? कि अगर ये यहाँ पे हमारी 3 गुना थी कोई चीज, ठीक है ना, 3 गुना चीज थी, और अगर हमको समय जो मल्टीप्लाई करना है, अगर वो समय मल्टीप्लाई करना है 3 गुना, समय मल्टीप्लाई करना है 3 गुना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 का क्यूब लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमको 5 मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 का हमको 5 पावर लेना है, तब जाके आपका सही से वैल्यू निकल पाएगी। और 3 के पावर 5 की बात करें, तो आपका जो वैल्यू आएगा 3 के पावर 5 243 टाइम्स आएगा, 243 टाइम्स आएगा, जो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। समझ में आया? इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, जिसको आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके करेक्ट करना होता है। इसी तरीके से एक आखिरी क्वेश्चन है, एक निश्चित समयावधि टी में 10,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से संयोजित 32,400 रुपए हो जाती है। 10,000 की राशि 32,400 रुपए हो जाती है, तो t/2 वर्ष में 4,000 रुपए की राशि कितनी होगी, मतलब इंटरेस्ट रेट कॉमन ही रखना है, ठीक है ना। इन ए सर्टेन टाइम पीरियड टी ए सम ऑफ मनी ऑफ ₹10,000 बिकम्स ₹32,400 रुपए कंपाउंडेड एनुअली, देन इन t/2 ईयर्स ₹4,000 विल अमाउंट टू। अब इसमें खाली आपको बस रेशियो देखना है कि 10,000 से कोई जो चीज है वो आपकी कितनी पहुंच रही है, 32400। जैसे इसको काटोगे आपको कुछ देखने को मिलेगा, पहले वो देख लो। अगर 4 से काटो तो ये आपका आ जाएगा 25, और ये काटोगे तो आपका 81 आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको ध्यान से देखो तो 5 स्क्वायर जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है 9 स्क्वायर में। इसका मतलब टी हमारा कितना रहा होगा, अंदाजे से हमने निकाल लिया, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, तो टी ऑब्वियस बात है कि टी जो होगा वो 2 साल रहा होगा। मतलब कोई चीज जो होगी वो 5 से 9 कन्वर्ट हो रही होगी, मतलब 5 पे 4 रुपए का उसे ब्याज मिल रहा होगा 1 साल में। तो जो इंटरेस्ट होगा वो 4/5 गुणे 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 80%।
अब बोल रहा है t/2 टाइम में 4,000 रुपए पे ब्याज निकालना है। तो t अगर 2 साल था तो t/2 कितना हो जाएगा, t/2 1 ईयर हो जाएगा। और 1 साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते, हम 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट हमारा 80% आ गया, तो 8 चौका 3200 रुपए ब्याज हो जाएगा। 8 चौका इसका 80% कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। और इसमें अगर जोड़ दोगे तो 7200 रुपए टोटल आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरीके का दिमाग में क्लिक भी करना चाहिए कि इस तरीके का डेटा आप कैसे देख पाओ। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से कर रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट को चलते हुए कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, एक बात और समझो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये सब पढ़ रहे हो, अगर आप इसके पहले के जो चैप्टर है, जैसे रेशियो आपने पढ़ लिया है, परसेंटेज आपने पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, फिर एसआई और सीआई पढ़ रहे हो, तो ये सारे चैप्टर ना बहुत मजाक मजाक में सॉल्व हो जाते हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए, तकरीबन 30 क्वेश्चन कराए। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रही होगी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बच्चा मेरी अभी की ये बात सुन रहा है उसने मतलब पूरी वीडियो देखी है। ये सीरीज कंटिन्यूसली जारी रहेगा जब तक मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से सिखा ना दूं, और लगातार रेगुलर रहेगा। एक चैप्टर के बाद मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मैं रेगुलर चैप्टर जो है अपलोड करता हूं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी वीडियोज़ को तमीज़ में सही से देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डे बाई डे भी बढ़ती चली जाएगी। ये जो मैं मेथड्स पढ़ा रहा हूँ सबसे छोटे मेथड से इससे छोटे मेथड बनने में। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, ठीक है ना।